एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पहले हम सारे ओल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओल्ड कॉन्सेप्ट का मतलब कि जो हमने क्लास 10th तक पढ़ा हुआ था। क्लास 10th में हम लोग जानते थे कि स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है ना। फिर उसके बाद हम करेंगे इसकी डिस्कवरी के बारे में, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इनका E/m रेशियो पढ़ेंगे, चार्ज और मास का रेशियो क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इसी के साथ साथ पढ़ लेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और भी दो चार और इसके साथ साथ और भी पढ़ेंगे, आइसो वाली स्पीसीज, है ना, ये करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे मॉडल पे आ जाएंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मॉडल कैसा है। उसमें हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड पहले ही पढ़ लेंगे, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन भी पहले पढ़ लेंगे। थॉमसन सबसे पहले तो थॉमसन ही पढ़ते हैं, नंबर वन पे थॉमसन पढ़ेंगे, फिर 2 पे रदरफोर्ड पढ़ेंगे, 3 पे बोर पढ़ेंगे, फिर एक साइंटिस्ट है सोमरफेल्ड, इनका मॉडल पढ़ेंगे। बोर मॉडल में हम लोग डिटेल करने वाले हैं इस बार। पहले अभी 10th तक जो आपने 9th तक करी होगी उसमें थोड़ी बहुत बातें करी होंगी, इसमें डिटेल करेंगे कि उसकी एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, किस फ्रिक्वेंसी से कितना टाइम पीरियड लेगा, ये सब चीजें कैलकुलेट करना सिखाया बोर ने कि किसी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, रेडियस क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। उसके लिए एक एक स्पेशल फॉर्मूला दे रखा है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे सारे सवाल बनेंगे। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे, ये सब फॉर्मूला करेंगे बोर मॉडल में। उसके साथ साथ जितने भी मॉडल हैं उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं वो भी करेंगे कि क्या क्या उसमें कमियां हैं। फिर हम लोग मॉडर्न उस पे आ जाएंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल नेचर का मतलब है इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन को वेव बोल रहे हो, दोनों चीजें बोल रहे हो, है ना। इसमें एक अच्छे से साइंटिस्ट हैं, दो ब्रदर थे, डी ब्रॉय बोलते हैं, डी ब्रॉगली लिखते हैं, पढ़ते हैं डी ब्रॉय। दो ब्रदर्स थे, बेसिकली इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन इन्होंने कॉन्सेप्ट एक दिया था डुअल नेचर, उसकी बात करेंगे। डुअल नेचर में इलेक्ट्रॉन कैसे वेव है और इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल है, उन दोनों के बीच में इन्होंने रिलेशन निकाला था, है ना, तो ये बात करेंगे। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे हाइजेनबर्ग, इनका प्रिंसिपल करने वाले हैं। ये एक ही चैप्टर चल रहा है, कितने चैप्टर के? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग करेंगे क्वांटम नंबर्स। बेसिकली ये क्वांटम नंबर्स हम निकालेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का आपको समझ लीजिए कि A to Z में A बताया जाता है, बस उसका मतलब कुछ खास चीजें बताएंगे नहीं, क्वांटम नंबर बता देंगे। क्या लेंदी टॉपिक बोर्स मॉडल ही होगा मेरे ख्याल से, और बोर्स मॉडल सबसे इम्पोर्टेंट भी है। क्या ये मैं स्पेक्ट्रम वगैरह बहुत सारी चीजें बीच में पढ़ने वाली। सब इजी है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे हार्ड पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लगता। हाँ, आज पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे, है ना, हाँ, और कैसे करें। हाँ, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, छोटा सा मैंने आपको। चलिए, डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बोला था, क्या बोला था कि एटम इनडिविजिबल है, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हो, है ना। एटम वो छोटा से छोटा पार्टिकल है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते।
लेकिन आगे जो कॉन्सेप्ट आए उन्होंने बताया कि भाई क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, डिविजिबल है। कुछ इसमें पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। कुछ पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहते होंगे, आप बताइए। ये फंडामेंटल पार्टिकल थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फंडामेंटल का मतलब होता है जो बेसिक हो बिल्कुल, है ना। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज में 7 क्वांटिटीज हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, जिसमें होता है मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल जिसको कहते हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सब इन्हीं से बनी हुई है। सारी की सारी क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं से बनी है। जैसे अगर हम लोग बोले फोर्स किससे बना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाते हो आप, फोर्स इज इक्वल टू क्या लगाते हो, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को लिखते हो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, है ना। और आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा वी को डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिख सकते हो, है ना। तो अगर ये देखो तो क्या बन गया, मास बन गया, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये बन गई लेंथ, और नीचे क्या आ गया आपका, टाइम का स्क्वायर आ गया ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किससे बना हुआ है, सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना हुआ है। इसका मतलब वो क्वांटिटीज जिनसे सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हो सबको डेराइव किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये तो फिजिक्स की बात है, अपन बात कर रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की। इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, उसका कोई भी एटम उठा लीजिए, सब में ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे नेसेसरीली, ठीक है। सारे, कोई भी एलिमेंट आपने लिया, कोई भी सब्सटेंस लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जरूर प्रेजेंट होंगे। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच एटम ऑफ यूनिवर्स, कह सकते हैं। सारे के सारे एटम्स में, यूनिवर्स में ये प्रेजेंट होते हैं। पी को पी लिखते हैं। आर प्रेजेंट इन ईच एटम ऑफ यूनिवर्स। 1H1 में केवल न्यूट्रॉन नहीं होगा, बाकी सब में न्यूट्रॉन, सब में होंगे। यूनिवर्स का कोई मटेरियल उठाइए, उसका कोई एटम उठाइए, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जरूर प्रेजेंट होगा। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। एक्सेप्शन है ना, 1H1 में न्यूट्रॉन नहीं होता है, 1H1 में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। इस पॉइंट का अगर एक्सेप्शन लिखें तो बोलेंगे 1H1 जो होता है इसमें 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन होता है। एक्सेप्शन हो गया ना, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी जितने एटम होंगे सब में क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसीलिए बोलते हैं हम लोग इनको फंडामेंटल पार्टिकल। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ होते हैं मेसॉन, कुछ होते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे करके बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सारे एटम्स में प्रेजेंट हो। लेकिन ये 3 जो है ये किस में प्रेजेंट है, सब में प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो सब में प्रेजेंट नहीं होंगे, किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे, उनको नॉन फंडामेंटल बोल देंगे, ठीक है। तो
अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये कैसे डिस्कवर हुए, उसमें हम लोग 3 की डिस्कवरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की पढ़ेंगे, प्रोटॉन की पढ़ेंगे और न्यूट्रॉन की। तो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं पहले डिस्कवरी हुई थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं। इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए। एक साइंटिस्ट थे फेराडे, इन्होंने फिजिक्स में भी काफी काम किया, केमिस्ट्री में भी काफी काम किया। फेराडे ने क्या बताया कि अगर आप कोई सॉल्यूशन लेते हो जो इलेक्ट्रोलाइट का है, इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी मॉल्टन स्टेट मतलब मेल्ट कर दो उनको, या जिनके एक्वस सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो वो आयंस में डिवाइड हो जाते हैं। तो फेराडे ने क्या बोला कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अगर लोगे और उसमें क्या फ्लो करा दो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करा दीजिए, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड्स into ions and these ions conduct electricity. These ions conduct electricity, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं। फेराडे ने ये लॉ दिया था अपना। हाँ, जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक है ना, नमक के टुकड़े को मेल्ट कर दो या नमक के टुकड़े को, क्लोरीन नहीं, आयनिक कंपाउंड शुड बी आयनिक। तो फेराडे ने ये बताया कि आपका अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दीजिए तो वो अपने आयंस में डिवाइड होता है और आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं, उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चालू कर देगी। इस बेसिस पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, साइंटिस्ट का नाम है विलियम क्रुक्स। साइंटिस्ट का क्या नाम है, विलियम क्रुक्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ध्यान से पहले एक्सपेरिमेंट समझो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, तब लिखना। इन्होंने क्या किया, एक ग्लास की ट्यूब ले ली, एक ग्लास ट्यूब लगाया, लिया, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड ले लिए, मेटल के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक को इन्होंने बोला कैथोड और एक को बोला इन्होंने एनोड। एक को इन्होंने माइनस वाला बोला, इसको नाम दिया कैथोड, और एक को बोला पॉजिटिव वाला टर्मिनल, इसको नाम दिया एनोड। इस ग्लास ट्यूब में क्या किया, एक गैस फिल कर दी और यहां पे एक लगा दिया वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप क्यों लगाते हैं उसका रीजन हमें बताते हैं। यहां बैटरी से कनेक्ट किया हाई वोल्टेज से। ऐसा इन्होंने देखा कि अगर कोई गैस आप इसमें फिल करते हो ट्यूब के अंदर, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी से उसे कनेक्ट करते हो, हाई वोल्टेज आपने लगा दिया और यहाँ पे वैक्यूम पंप कनेक्ट किया। वैक्यूम पंप इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि इसमें से कुछ गैस को हम बाहर खींच सके। वैक्यूम पंप का मतलब होता है जो वहां के मटेरियल को सक कर ले, है ना। तो हम लोग ये चाहते थे कि इसमें गैस का अमाउंट जो हो वो बहुत कम हो,
जिससे कि गैस का प्रेशर जो हो वो बहुत कम हो जाए। किसी भी गैस को अगर बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज पे आप अप्लाई करते हो तो वो गैस जो होती है वो अपने आयंस में टूट जाती है। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि गैस अपने आयंस में ब्रेक हो जाए, ये चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे वैक्यूम पंप के थ्रू यहाँ पे गैस का प्रेशर बहुत लो कर दिया। अगर गैस बहुत सारी इसके अंदर से निकाल लोगे तो बहुत कम अमाउंट ऑफ गैस बचेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बहुत कम होगा और वोल्टेज काफी हाई यहाँ पे लगाया, कनेक्ट किया हाई वोल्टेज से। तो ये देखते क्या, इतना सिस्टम ये सब लगाने के बाद इन्होंने देखा क्या क्या ऑब्जर्व किया कि कैथोड से एक प्रकार की रे निकलती है और वो जाती है एनोड की तरफ। कैथोड से क्या निकल रही है, एक रे निकल रही है। रे का मतलब क्या हो गया, रे होता है पार्टिकल्स का ग्रुप। रे का मतलब होता है पार्टिकल्स का ग्रुप। एक पार्टिकल का ग्रुप कहां से चल रहा है, कैथोड से कहां तक जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से निकलती हुई लग रही थी, तो इन्होंने नाम दे दिया इसको कैथोड रे। क्या नाम दिया इन्होंने नहीं, इसको नाम क्या दिया इन्होंने, कैथोड रे। सेटअप बना लो जल्दी से कॉपी में, फिर इसके एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। लो प्रेशर, ये गैस को यहां से सक कर लिया था वैक्यूम पंप। ये सेटअप बना लो जल्दी से फटाफट। हाँ, गैस जितनी कम उतना प्रेशर कम। जल्दी से स्ट्रक्चर क्रिएट करो फटाफट से, फिर बताएं। हाँ, सब लिखना है, जो मैंने लिखाया है सब लिखना है। को आपके पास नोट है ऑलरेडी? कोई पॉइंट लगे एक्स्ट्रा हो रहा है तो नोट कर लीजिएगा। सेटअप जल्दी करो, जल्दी से सेटअप बनाइए। एक कैथोड, एक एनोड, एक वैक्यूम पंप, एक नीचे बैटरी, हाई वोल्टेज, गैस फिल करिए, लो प्रेशर क्रिएट करिए, इतना ही करना है। कैथोड रे दिखा दीजिए, कैथोड टू एनोड। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड होता है पॉजिटिव। हाँ, ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब भी बोलते हैं इसको। क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, विलियम क्रुक्स ने, तो क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं, क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये ट्यूबलाइट जो है ना अपना, ये इसी पे बेस्ड होता है। कैथोड रे। अभी तो नई नई ये सब क्या आने लगी है ना, अलग, ये तो अलग ही चीज है। ये जो ओरिजिनल वाला ट्यूबलाइट है अपना, वो मैं नहीं बताऊंगी, मॉडर्न फिजिक्स 12th में पढ़ेंगे आप, तो इसका एक्सपेरिमेंट ये सेम एक्सपेरिमेंट है। हम थोड़ी बताएंगे, डायोड ट्रायोड सब पढ़ेंगे आप फिजिक्स में, वो भी शायद 12th में। नहीं, ऐसे नहीं दिखेगी आप, ऐसे नहीं, सिस्टम लगाएंगे एक स्पेशल तरीके का चश्मे में, उससे फिर देखेंगे। ये उन्होंने देखा, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें वैसी हो जाती हैं, तो इंस्ट्रूमेंट भी महंगे महंगे लगते हैं, तो टीचर दिखा भी नहीं पाता कोई चीज। अगर दिखाएं, अनटिल अनलेस लैब में कोई केमिकल मिक्स करके कोई रिएक्शन दिखाना, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा पाता टीचर।
HNO3 अब मुझे रेट तो नहीं आता है। सिल्वर वगैरह के केमिकल है वो महंगे आते हैं, HNO3H2SO4 इतने महंगे कोई नहीं आते। लेकिन हमसे ना पूछो तुम लोग, ये एसिड वैसिड का मामला है। हाँ, बना लिया सबने। अब एक एक पॉइंट इस एक्सपेरिमेंट, जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट। आपने क्या लिखा? लो प्रेशर। क्या हुआ? फ्रॉडे फ्रॉडे, फिजिक्स में भी आएंगे, केमिस्ट्री में भी आएंगे, इंपॉर्टेंट है। फेराडे इलेक्ट्रोलिसिस में भी आ जाते हैं, फेराडे जा करके फिजिक्स में भी आते हैं आपके। इंडक्शन वगैरह पढ़ेंगे, इंडक्शन के रूल्स पढ़ेंगे ना, मैग्नेट पढ़ेंगे। हाँ ऐसे ही बताया। हाँ तभी गैस आयनाइज होगी, प्रेशर हाई करोगे तो आयनाइज नहीं। तुम लोगों ने फेराडे पढ़ा भी तो होगा, मैग्नेट तो पढ़ा होगा 10th में। फेराडे नहीं पढ़ा था? एक डायग्राम बनाने में इतनी देर लगेगी? टॉपिक मैं अभी पूरे लिख नहीं पाई थी एक स्लाइड पे, इतना लंबा चैप्टर है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। चलिए, अब कैथोड रेज जो ये है आपकी, इसमें टाइम लगेगा। कैथोड रेज जो है, ये सबसे पहले क्या हुआ, क्या पॉइंट बताया गया कि कैथोड टू एनोड मूव करती हैं, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया, कैथोड रेज। ठीक है, हाँ, कैथोड रे, कैथोड टू एनोड मूव करती हैं, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया, कैथोड रेज नाम दे दिया गया। दूसरी चीज अगर देखो तो ये मूव कर रही है किसकी तरह, मूव्स टूवर्ड्स एनोड, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो बोला गया कि दिस मीन्स these are made up of नेगेटिव पार्टिकल, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो अगर ये अट्रैक्ट हो रही है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये खुद कैसी बनी हुई होंगी, नेगेटिव पार्टिकल से बनी होंगी। कैथोड रे किससे मिलके बनी होंगी, नेगेटिव पार्टिकल से। उसके बाद लाइट में आप एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो एक, कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है आपको 10th क्लास में, कुछ पढ़ाया गया होगा कि लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट दिखाया होगा। हाँ हाँ, कार्डबोर्ड वगैरह लगा के लाइट को पास कराते, याद है कुछ? तो ये जो ट्यूब का सेटअप था पूरा मैं नहीं बना रही हूँ, ट्यूब का जो सेटअप था, इधर कैथोड था, इधर एनोड था, यहाँ से आपकी कैथोड रेज मूव कर रही है ना, इनके यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगा दिया, कटिंग लगा दी है ना, और देखा लाइट वाला जो सेम एक्सपेरिमेंट है वही करके देखा पीछे की तरफ कि उसका शेडो आ रहा है या नहीं, है ना। तो शेडो देखने से इन्होंने क्या इंटरप्रेट किया कि ये किस में मूव करती हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। कैथोड रेज किस में मूव करती हैं, स्ट्रेट लाइन। बस इसमें एक ही पॉइंट लिखना है, दिस रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ऊपर लिखा हुआ मेड अप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल। नहीं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में क्या है, देखो, जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, अब इसमें मास है,
ठीक है, एक जगह ये स्टेडी है, रुका हुआ है। अगर हम लोग चाहें इसको वेलोसिटी देना, तो वेलोसिटी कैसे दे सकते हैं इसको? फोर्स लगा दें। फोर्स का मतलब होता है इसको कहीं से मोमेंटम मिले। फोर्स का मतलब होता है इसको आप कहीं से मोमेंटम दे रहे हो। मोमेंटम का मतलब होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम बोलते हैं। मान लो ये मेरा हैंड है, ये मास है और इसको हम तेजी से इसके पास ले जा रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं, तो इसको क्या मिल सकता है? फोर्स लगेगा, मोमेंटम मिलेगा। इस हाथ से, मेरे हाथ से मोमेंटम ट्रांसफर किस पे हुआ? इस पे हुआ, है ना। तो एक स्टेडी ऑब्जेक्ट पे जब आप मोमेंटम ट्रांसफर करते हो तो क्या होता है? उसमें मूवमेंट आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उसमें खुद का मोमेंटम डेवलप हो जाता है। क्लियर है इतनी बात, है ना। जैसे मान लो आपका फेस ऐसे, अब मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा? फेस को क्या मिल जाएगा? अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि इधर मास भी है। और अगर मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को अगर काइनेटिक एनर्जी दे सकता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है, उसको मूव करा सकता है, इसका मतलब उसमें खुद भी क्या है? मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या देखा गया इसी सेम एक्सपेरिमेंट में? क्या करा इन्होंने कि कैथोड रेस का जो पाथ था ना, ये कैथोड था और इधर क्या लगा हुआ था? एनोड लगा हुआ था। पूरा सिस्टम जब लगा देंगे तो कैथोड रेस का ये पाथ है, इधर से इधर मूव कर रही है, कैथोड टू एनोड, है ना। यहाँ पे क्या करा, एक हल्का सा लाइट वेट व्हील लगा दिया। क्या लगाया यहाँ पे? हाँ, एक हल्का सा छोटा सा लाइट वेट पंखा लगा दो, या लाइट वेट एक पहिया लगा दो छोटा सा, है ना। तो ये कैसा लगाया था? लाइट वेट व्हील लगा दिया इन्होंने। और देखा क्या कि कैथोड रेज जब मूव कर रही है ना, तो ये जो लाइट वेट व्हील है इसको घुमाना चालू कर देती है। लाइट वेट व्हील को कैथोड रे क्या करती है? कैथोड रे कैन रोटेट दिस व्हील। ये हल्के वेट का, लाइट मास का, अगर कोई इसके बीच में फैन लगा दो या व्हील लगा दो, तो कैथोड रे जब इधर से गुजर रही है तो इस लाइट व्हील को क्या करने लगती है? रोटेट करना स्टार्ट कर देती। रोटेट करने का मतलब है वो उसको क्या दे रही है? वेलोसिटी दे रही है, मोमेंटम दे रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें खुद भी मास है, उसमें खुद भी वेलोसिटी है, उसमें खुद भी काइनेटिक एनर्जी है, उसमें खुद भी मोमेंटम। कैथोड रे कैन रोटेट दिस व्हील। ऑनलाइन बात समझ आ रही है क्या? हाँ, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। इसका मतलब ये इंटरप्रिटेशन निकाला गया कि इसमें खुद भी मास है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, ये पॉइंट नोट कर लिया। कैथोड रे कैन रोटेट दिस लाइट व्हील। It means it have mass, velocity, momentum, kinetic energy। इसका क्या मतलब निकाला गया कि कैथोड रे में क्या है? मास है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है। और ये सब सारी चीजें पता है किस में होती हैं? ये सारी चीजें पार्टिकल में हो सकती हैं। ये जो बातें बताई जा रही हैं वो पार्टिकल नेचर को शो कर रही हैं। क्या करना है? लाइट व्हील लगा दो, उसको रोटेट करा दो, घुमा दो यहाँ से। बुक में अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है। आपने क्या समझना है? मोटी मोटी बात समझनी कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या बताया जा रहा है।
जयेश क्या दिक्कत है? व्हील घूम नहीं पा रहा है? चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले उसमें इन्होंने क्या करा, एक ही एक्सपेरिमेंट है, उसमें अलग अलग चीजें कर रहे हैं। पहले में देखा कि कैथोड ट्यूनेट मूव कर रहा है, कैथोड रेज नाम दे दिया। फिर दूसरे में क्या किया इन्होंने, एक शैडो वाला एक्सपेरिमेंट किया तो बताया स्ट्रेट लाइन में चलती है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में एक लाइट व्हील लगा दिया, देखा लाइट व्हील घूमने लगा, तो बोले ये मास मोमेंटम और एनर्जी ये सब ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब इसमें खुद भी मास मोमेंटम वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी है। इसके बाद अगले एक्सपेरिमेंट में, अगले पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, क्या करा कि ये जो कैथोड रे ट्यूब थी ना, इसमें इन्होंने क्या किया, ये जो आपका इसका पाथ है कैथोड रे का, इधर से इधर जा रही है, इसमें इन्होंने क्या किया, बीच में एकदम पतली सी पन्नी लगा दी, जैसे एल्युमिनियम फॉयल वगैरह होता है ना, तो यहाँ पे क्या करा, एक थिन फॉयल लगा दिया। नहीं जरूरी नहीं है ऐसा, थिन मेटल फॉयल लगा दिया, पतला सा मेटल फॉयल लगा दिया। और फिर उसके बाद इसमें कुछ ऐसा किया कि यहाँ पे एक थर्मोमीटर भी इम्प्लांट किया। क्या इम्प्लांट किया, कुछ टेम्परेचर मेजर करने का सिस्टम लगाया, है ना। तो देखा क्या कि जो ये थिन फॉयल थी ना, ये धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गई, थोड़ा थोड़ा इसका टेम्परेचर क्या होने लगा, राइज होने लगा। इसका मतलब बोला कि ये जो कैथोड रेज हैं इनमें हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग कैपेसिटी होती है, कह सकते हैं, है ना। तो ये थिन फॉयल लगाने के बाद इन्होंने क्या देखा, आफ्टर सम टाइम Crookes observed that foil temperature is increasing, फॉयल का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़ा। इसका मतलब क्या बोला इन्होंने, इट मीन्स कैथोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होता है इनमें, हीटिंग। नोट कर लीजिए, अगले पॉइंट पे फिर आए। इनके सारे पॉइंट्स एक एक करके याद रखने हैं, मास, वेलोसिटी, मोमेंटम, स्ट्रेट लाइन, हीटिंग इफेक्ट। नंबर 9 में हमने पढ़ा कि यहाँ पे गोल्ड फॉइल ही लेनी है, मतलब थिन गोल्ड फॉइल की शीट, क्योंकि उसमें ना कम से कम एटम। कोई किसी और एक्सपेरिमेंट को किसी और में मर्ज ना करे, मैं कुछ ऐसा पढ़ा। हाँ वो रदरफोर्ड। टेम्परेचर इज इंक्रीज, हाँ लगाएंगे, अभी लगाएंगे, एक ही एक्सपेरिमेंट में एक एक करके करेंगे ना। नोट हो जाए तो बोल दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन बच्चों क्लियरिटी है, हमें और क्या हम कुछ चलो अगले में क्या लगाने की बात हो रही, अच्छा जेडेनएस। हो गया, अभी हो गया। अगले में क्या करा इन्होंने, पूरा सिस्टम हम नहीं बना रहे,
कैथोड रे इधर से कैथोड टू एनोड मूव कर रही है ना। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग ये जो एनोड है ना, इसमें बड़े बड़े होल्स वाला एनोड ले लें, है ना। जैसे आपने वॉश बेसिन में नीचे देखा होगा, जो पानी जाने के लिए जो एल्युमिनियम का एक लगा हुआ होता है, उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े से होल्स होते हैं ना। उस तरीके का अगर हम लोग बना लें एनोड, है ना। और यहाँ पे ये जो ग्लास की ट्यूब है, इसके ऊपर पीछे की तरफ अगर हम पॉलिश करा दें, एक सब्सटेंस होता है ZnS की पॉलिश करा दें, जिंक सल्फाइड की। तो जिंक सल्फाइड मटेरियल ऐसा होता है कि इसके ऊपर अगर कोई लाइट पार्टिकल, कोई पार्टिकल जाकर के अगर गिरेगा, है ना, मतलब उसकी बम्बार्डमेंट होगी, तो उसमें क्या होगा, एक स्पेशल तरीके की शाइन प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? स्पेशल तरीके की। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं, फिनोमिनन को कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? इसको फॉस्फोरेसेंस। तो ऐसा देखा गया कि जब आप एनोड होल वाला ले लीजिए, तो यहां से कैथोड रे आगे की तरफ मूव करती है, और पीछे की तरफ जिंक सल्फाइड की अगर कोटिंग करी हुई है आपने ग्लास ट्यूब पे, तो ये जो रे है ये आगे की तरफ जाकर के यहाँ पे क्या होते हैं, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं इस पे आकर के टकराते हैं, और यहाँ पे एक स्पेशल तरीके का शाइन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है पार्टिकल्स के गिरने से? शाइन। कैथोड रेज के पार्टिकल्स इस पे आते हैं, गिरते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है? शाइन प्रोड्यूस होता है। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। इसकी स्पेलिंग भी फॉस्फोरेसेंस, PHOSPHORESCENCE, फॉस्फोरेसेंस। फिनोमिनन को क्या कहते हैं? इसको फॉस्फोरेसेंस। जी, पॉइंट में लिखना है, when we use परफोरेटेड का मतलब होल वाला, परफोरेटेड एनोड एंड behind this zinc sulfide coating on glass tube, then phosphorescence will be observed। फिनोमेना तो समझ ही आ गया आपको। पार्टिकल उस पे जाके गिरेगा तो क्या होगा? फॉस्फोरेसेंस, PHORESCENCE, काइंड ऑफ, जैसे वो नहीं कहते अपन, क्या बोलते हैं, कौन सा कलर होता है वो उसमें? फ्लोरेसेंट कलर होता है ना, किसमें हम लोग यूज करते हैं? हाइलाइटर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फ्लोरेसेंट कलर देखा है ना सबने, चमकता हुआ सा जो आंखों को, ये कुछ लोगों ने नाम ही सुना है। इनको दिखाओ भैया। ये जो एनोड ऐसा लगा दिया आपकी बात, जिसमें होल्स हैं, तो ये रेस पीछे की तरफ जाएंगी, इस पर्दे से टकराएंगी ग्लास ट्यूब से, जिसपे जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, तो एक स्पेशल तरीके की शाइन प्रोड्यूस होगी। फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस।
ब्राउन कलर की लाइट तो वही हुआ। कह सकते हैं। 2-3 और रहते हैं एक्सपेरिमेंट इसी के, जल्दी जल्दी करा दे। वैसे इजी इससे ये पता चला कि अगर आपको ऐसे मटेरियल पे इसको बम्बार्ड कराया जाए कैथोड रे को, तो ये फिनोमिनन दिखाएगी। पॉइंट नंबर 7, इसी ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में मान लो सेटअप पे यहाँ पे लगाओ, इधर लगाया कैथोड, इधर लगाया एनोड, ये रही कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में, कैथोड रे जा रही है, ठीक है। अपना एक्सपेरिमेंट ये था पूरा प्रॉपर जैसा था वैसा ही। अब क्या करा, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इसमें क्या लगाया है, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। मतलब जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इससे भी बड़ा हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक अप्लाई कर दिया। मान लो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव। यहाँ पे इधर से लगा रहे हैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने पढ़ा नहीं है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इसकी फिजिक्स में। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ज्यादा पोटेंशियल वाला, पॉजिटिव नेगेटिव, एक दूसरा बैटरी लगा दिया समझ लो, है ना, ज्यादा पोटेंशियल वाली। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाते हैं तो कैथोड रे को देखते हैं कि ये थोड़ा सा घूम जाती है, टिल्ट हो जाती है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो ये कैथोड रे किस तरफ टिल्ट होती है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ घूम जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसकी तरफ क्या होगी, घूम जाएगी। इसका मतलब इंटरप्रिटेशन ये निकाला गया कि ये किससे मिलके बनी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ घूम जा रही है। इसका मतलब किससे मिलके बनी हुई है, नेगेटिव पार्टिकल से। तो आप बोलेंगे पहले भी हो गया था। हाँ, नेगेटिव में भी देखो, जब दो बैटरीज लग जाती हैं, जैसे नीचे से तो हमने एक वोल्टेज लगाया ही था, हाई वोल्टेज, अब कैथोड रे जहां पे जा रही थी उस पाथ पे ही लगा दिया हमने। उस पाथ पे लगा के देखा कि एग्जैक्टली मतलब क्लियर कट इंफॉर्मेशन देखी कि किधर की तरफ ये घूमती है, इसका रोटेशन देखा किस तरफ मूव कर रहा है। तो मूवमेंट जब देखा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे, तो किस तरफ मूव कर रही है, मूव्स टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मीनिंग क्या निकाला, मीन्स दैट मेड ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। क्रुक्स ये सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आ जाएंगे साइंटिस्ट थॉमसन बोलेंगे हम फिर से करेंगे एक्सपेरिमेंट को, और सारा एक्सपेरिमेंट सेम करके फिर बोलेंगे ये जो पार्टिकल है वो उसका नाम क्या दे देंगे, इलेक्ट्रॉन। हाँ, पहले भी बताया था, इस पॉइंट से भी प्रूफ हुआ। ये जैसे ये वाला भी एनोड ही। हाँ हाँ, तो जो आपने अभी नया लगाया फील्ड वाला, हाँ, उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी की, तो वो जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं कैथोड, अल्फा कहाँ निकल गया, मतलब कैथोड रेज जो निकल रही है, हाँ, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाले ही खींच पा रहे हैं, मतलब नीचे वाला नहीं खींच पा रहा ना, मतलब उस तरफ जाते हैं। क्या नाम है इनका, आपका नाम बताइए, शुभ नाम बताइए। हैं, हमारी काम थोड़ी है ये डिटेल याद रखना। नाम बताओ जल्दी। काव्या ने एक पॉइंट बताया कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही बैटरी तो सेटअप कर ही रखी थी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कैथोड रे ये क्रिएट ही हो रही थी, है ना। इसका क्रिएशन ही क्यों हुआ था, हाई पोटेंशियल लगाया था तो गैस आयनाइज हुई, तो ये क्रिएट हुई कैथोड रे।
तो अब आप दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो वो इससे भी हैवी लगा रहे हो, है ना। इसका मतलब क्या पता चला कि कोई अगर चार्ज पार्टिकल है और वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है तो वो उसके ऊपर ज्यादा इफेक्टिव कौन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रॉन्ग वाला। जैसे दो बैटरी लगा दो एक जगह पे, है ना, जैसे एक जगह 10 वोल्ट की लगा दो और एक जगह 5 वोल्ट की लगा दो, है ना। तो आपका बैटरी सिस्टम में कैसे होता है, देखो ध्यान से, ये देखो प्यारे बच्चों समझ लीजिए, थोड़ा सा बात को समझो। मान लो ये कहीं पे दो बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सीरीज। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव जोड़ दिया, फिर इधर वाले नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ दें, तो इसको क्या बोलते हो, सीरीज। जब इस तरीके से सेल्स लगते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका जो वोल्टेज होगा और इसका जो वोल्टेज होगा ओवरऑल आता है जुड़ करके, है ना। लेकिन अगर उल्टा लगा देते हो ना तो उल्टा लगाने पे क्या होता है, जैसे मान लो ये 10 वोल्ट का है और ये 6 वोल्ट का है, तो अब इस केस में जो इफेक्टिव होगा ना, इफेक्टिव हो जाएगा 10 माइनस 6 4 वोल्ट। इसमें फिर बड़ा वाला काम करेगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया आपने, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये अपना फील्ड समझना अपने दिमाग में, मतलब अपना फंक्शन, यहाँ पे फील्ड समझना नहीं है, अपना फंक्शन बस इतना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो किस टर्मिनल की तरफ घूम रही है, वो किस तरफ घूम रही है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इसका मतलब किससे मिलके बनी हुई है, नेगेटिव पार्टिकल से। और कोई मोटी मोटी बात इतनी है। अरे अब क्या समझाना है, हाई वोल्टेज लगाने पे किस टर्मिनल की तरफ घूमी है, पॉजिटिव की तरफ, यानी खुद किससे बनी हुई है ये, नेगेटिव से। जिस तरफ घूमेगी जिससे अट्रैक्ट होगी उससे अपोजिट से बनी हुई होगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को। अभी तक क्या कर रहे थे, अरे इतना बात सुनो पर नोट भी तो करो। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल मींस दैट मेड ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। अब एनोड रे एक्सपेरिमेंट बताएंगे तो जल्दी जल्दी से बता देंगे इसका जस्ट अपोजिट। कैथोड रे में क्या कर दिया, आपको सारे पॉइंट्स को प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया, वहां पे इसका अपोजिट चलेगा बस ऐसे, फिर आप बोलेंगे अच्छा ऐसे समझना है आपको। हो गया, चलो इसी में अब लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगा दें अब, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए क्या लगाएंगे, मैग्नेट। मैग्नेट जैसे ही दिखाना है, क्या दिखाना है, नॉर्थ साउथ। कॉमन सेंस लगाइए भाई, ऐसे मत करिए बेटा, ऐसे ऐसे ना करें आप, हमसे डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है। ये ऐसे नहीं रखा है, ये ऐसे रखा है, मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, हाँ इस तरीके से मैग्नेट रखा हुआ है। एक तरफ ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, एक तरफ क्या बनाएंगे, साउथ पोल। मैं डायग्राम अच्छा नहीं बना पा रही हूँ, ऐसे रखा है इस तरीके से, ये जो है ऐसे। तो क्या देखा इन्होंने, हाई मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे
हम लास्ट की तरफ एक बार नॉट वाला किसी भी तरफ कर दो। अपने को ये याद रखना है कि ये कैथोड रे किस तरफ मूव करती हैं, नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेंगी। किधर मूव करेंगे ये, इनका अट्रैक्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। ये डायग्राम अच्छा नहीं बना इसलिए इसमें दिखाना उचित नहीं है। मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। आपकी बुक में अच्छा डायग्राम बना होगा तो सही बना, उससे ही बना लीजिएगा। मैं ऐसे बनाया, मुझसे नहीं बन रहा। किस तरफ मूव करती हैं ये, नॉर्थ पोल की। अब 9 पॉइंट में छोटे छोटे पॉइंट है। पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है अगर पतली फॉइल लगा दीजिए तो उसको पेनिट्रेट करके आगे निकल जाएंगी। थिन फॉइल को क्या करेगी, पेनिट्रेट करके आगे निकल जाए। हीटिंग इफेक्ट था, उसके बाद क्या बताया मैंने, पेनिट्रेशन इफेक्ट भी होता है। अगर ये कैथोड रेज जा रही हैं, कैथोड रेज आपकी मूव कर रही हैं और यहाँ पे कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला, जैसे कि एक मेटल होता है टंगस्टन, टंगस्टन सुना है ना, टंगस्टन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, साइन है डब्ल्यू। टंगस्टन अगर बीच में लगा दो तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल होता है, इस पे अगर टंगस्टन बीच में लगा दो इनके, तो ये क्या करता है, एक्सरे प्रोड्यूस कर देती है। ये स्पेशल तरीके की गैस है, इसकी डिटेल नहीं बताएंगे। कैथोड रेस के अगर एरिया में जिधर से ये मूव कर रही हैं वहां पे आपने टंगस्टन जैसे मटेरियल की फॉइल लगा दी, टंगस्टन का कोई टुकड़ा लगा दिया, तो ये क्या प्रोड्यूस कर सकती हैं, एक्सरेज प्रोड्यूस कर सकती हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट था, एक्सरेज प्रोडक्शन था, एक चमक थी, फ्लोरेसेंस है ना, फॉस्फोरेसेंस फ्लोरेसेंस। हाँ हम्म, कहाँ, एक्सरे प्रोडक्शन में कर सकते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी चीज जो यूज करते हैं ना, मतलब प्रोडक्शन के लिए, उसमें तो ध्यान दिया जाता है कि कितना इफेक्टिव वो चीज प्रोड्यूस हो रही है, एक्सरे जैसा चाहिए वैसा प्रोड्यूस हो रहा है, या दूसरी चीज उसमें ज्यादातर चीजें तो आजकल किस बेसिस पे करी जाती हैं, कॉस्ट बेसिस पे। मान लो एक्सरे प्रोडक्शन इस मेथड से महंगा पड़ेगा तो नहीं किया जाता होगा। कुछ काम नहीं है इनका, देखा गया क्या क्या इसमें क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी बताई गई है। हीट कर सकता है, पतली फॉइल लोगे तो पेनिट्रेट करेगा, हीट भी पतली फॉइल को करेगा, ये नहीं कि इतना मोटा मेटल रॉड लगा दिया वहां पे ब्लॉक लगा दिया उसको हीट करेगा, उतना हीटिंग इफेक्ट नहीं है, हल्का है। हाँ और क्या। अब 10 पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 11 पे आ गए। जो तुम्हारी कॉपी में जो हो, डिबेट नहीं करेंगे, जो हो वो। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं। कैथोड रे के लिए निकाला गया E/M रेशियो, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। E/M को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज।
E/m का मतलब है जिस भी पार्टिकल से ये मिलके बनी हुई है उस पार्टिकल का निकाला चार्ज कैलकुलेट किया गया और मास कैलकुलेट किया गया, उसका रेशियो निकाला गया, उसको क्या बोला गया? स्पेसिफिक चार्ज। E/m। हाँ, कैथोड रे के लिए निकाला गया ये। हाँ, जो पार्टिकल्स हैं उनके थ्रू निकाला गया। हाँ, जो एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं उनका एक पार्टिकल उठाया और उस पार्टिकल का चार्ज कैलकुलेट किया, उसका मास कैलकुलेट किया और फिर क्या निकाला? चार्ज बाय मास रेशियो निकाला, उसी को नाम क्या दिया? स्पेसिफिक चार्ज। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, ठीक है। ये चार्ज मास रेशियो निकाला और क्या किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट में? अपने क्या चीज देखी कि एक बार इन्होंने हाइड्रोजन गैस फिल की, फिर कोई और गैस फिल की, फिर कोई एक्स गैस फिल की, अलग अलग गैसेस चेंज कर करके फिल की इन्होंने। और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट सेम किया, कैथोड रे निकलती हुई देखी, पार्टिकल लिया, फिर पार्टिकल का E/m रेशियो निकाला। तो गैसेस इन्होंने क्या करी? गैसेस इन्होंने चेंज की बार बार, कभी हाइड्रोजन लिया, कभी हीलियम लिया, कभी कोई एक्स गैस, कोई दूसरी गैस ले ली। तो गैसेस चेंज करने पे इन्होंने देखा कि बार बार चार्ज बाय मास रेशियो निकालने पे उसकी वैल्यू हमेशा क्या आई? सेम। कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में बार बार जब अलग अलग गैसेस को चेंज करके E/m रेशियो निकाला तो E/m रेशियो की वैल्यू क्या आई? हमेशा क्या आ गई? ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब इन्होंने निकाला कि गैस चाहे जो भी फिल करिए ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में गैस चेंज करिए तो भी जो कैथोड रे निकल रही हैं वो सेम पार्टिकल से बनी हुई हैं, क्योंकि बार बार चार्ज और मास का रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब वो क्या है? आप गैस भी चेंज करो तो भी जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो क्या है? सेम है। बात समझ में आ रही है? तो गैसेस चेंज करने पे E/m रेशियो का कांस्टेंट आना ये दिखाता है कि कैथोड रेस ऑलवेज मेड ऑफ सेम पार्टिकल। गैस चेंज कर रहे हो तो भी पार्टिकल क्या है? कैथोड रे का चेंज नहीं हो रहा है, इफेक्ट नहीं आ रहा है। और इसी पार्टिकल को जब आए पिक्चर में कौन? थॉमसन। तो थॉमसन ने इसी पार्टिकल को क्या नाम दे दिया? सेम एक्सपेरिमेंट करके इसी पार्टिकल को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। थॉमसन को श्रेय दिया जाता है किसकी डिस्कवरी का? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का, कि थॉमसन ने करी थी। तो थॉमसन ने कोई नई बात नहीं करी थी। क्रुक्स का एक्सपेरिमेंट क्रुक्स ने किया, फिर इतने सारे इंटरप्रिटेशन दिए, उसके बाद थॉमसन ने बोला हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, फिर करा इन्होंने एक्सपेरिमेंट, सेम चीजें सारी। और फिर इस पार्टिकल को क्या नाम दे दिया इन्होंने? लास्ट में अपना वर्जन दे दिया, बोला ये जो पार्टिकल है जो हमेशा सेम रह रहे हैं, चाहे कोई भी गैस ले लो ट्यूब में, क्या नाम दे दिया उसको? इलेक्ट्रॉन। नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी थॉमसन ने करी, ऐसे क्रुक्स के पीछे पीछे चल के। तो कैथोड रे डिस्कवरी पूछेंगे तो किसने करी थी? क्रुक्स ने करी थी। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पूछेंगे तो किसने करी है? जे थॉमसन। क्या नाम है? जे थॉमसन। हाँ, फिर थॉमसन ने बोल दिया, इन पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया? बोले कैथोड रे किससे बनी हुई है? छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, जिनको नाम क्या देता हूं मैं? इलेक्ट्रॉन।
और फिर से थॉमसन पिक्चर में आ गए। चलिए अब इसका थोड़ा सा रीजन समझ लेते हैं कि हमेशा E/m सेम क्यों आ रहा है। देख लेते हैं, समझ लो थोड़ा सा। ऑनलाइन नोट हो गया? चलो, जैसे मान लो गैसेस आप चेंज कर रहे हो, आपके पास मान लो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो जब आपका आयनाइजेशन होता है तो पहले क्या होता है, हाइड्रोजन गैस अपने एटम्स में टूटती है, फिर ये जो एटम्स होते हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये क्या बना लेगी, H+ बना लेगी। और ये इलेक्ट्रॉन, एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ढेर सारे। और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रे के फॉर्मेट में कहा चलेंगे, कैथोड टू एनोड। और इसी को क्या नाम दे दोगे आप, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। भाई आपने मान लो कि 5 ग्राम हाइड्रोजन ली, तो उसमें तो कई सारे एटम्स होंगे ना हाइड्रोजन के, तो सब आयनाइज होंगे, सारे आयनाइज होंगे तो सबसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सबसे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पार्टिकल क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक सीरीज बना लेगा, एक लाइन बना लेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा, उसी को क्या बोलोगे आप, कैथोड रे। रे जो होता है वो पार्टिकल्स का ग्रुप होता है ना, ग्रुप ऑफ पार्टिकल। तो अगर हाइड्रोजन है तो नेगेटिव पार्टिकल क्या निकला, इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर कोई और गैस भी ले लो, मान लो नाइट्रोजन लेते हो सपोज, तो नाइट्रोजन भी क्या होगी, पहले अपने एटम्स में टूटेगी, फिर उसके बाद नाइट्रोजन से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फिर ये क्या बनेगा, N+ बनेगा। अब ढेर ढेर सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिर से क्या बना लेंगे, कैथोड रे बना लेंगे, और क्या होगा, कैथोड टू एनोड मूव करें। मान लो कोई X गैस लेते हो, तो X गैस भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगी, H+ बना देगी, और ये नेगेटिव पार्टिकल जो होंगे वो क्या बनाएंगे, रे बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड रे। तो आप क्या देख रहे हो कि सारी जो गैसेस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, या कोई अदर गैस है, X गैस, जब वो आयनाइज हो रही है तो नेगेटिव पार्टिकल हमेशा क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर पार्टिकल सेम है तो E/m रेशियो भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है, पार्टिकल अगर सेम है तो E/m रेशियो भी क्या होने वाला है ना। जैसे अभी जब हम प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे पॉजिटिव पार्टिकल, एनोड रेज जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम बोलेंगे एनोड रेज पॉजिटिव पार्टिकल से बनी हुई है। तो पॉजिटिव पार्टिकल देखो, इस गैस में H+ होगा, इस गैस में N+ है, तो चार्ज भी अलग हो सकता है और मास भी अलग हो सकता है। इस गैस में X+ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल क्या है, X+ है, यहाँ N+ है, यहाँ पे क्या है, H+ है। तो एनोड रेज की जब बात करोगे तो लास्ट में उसमें पॉइंट आएगा E/m रेशियो चेंज विद द चेंज इन द गैस। गैस जैसे जैसे बदलोगे पॉजिटिव पार्टिकल क्या होगा, चेंज होगा। किसके केस में, आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एनोड रेज। लेकिन कैथोड रेज में negative particle will be always electron, so E/m ratio will be constant, same। क्लियर है पॉइंट। ये वाला लास्ट वाला पॉइंट बहुत पूछते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों हमेशा इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है, माइनस पार्टिकल, एक ही पार्टिकल होगा। हाँ, कि कैथोड रेज का E/m रेशियो हमेशा क्यों नहीं भाई, नंबर कितने नंबर का आपके क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जेई मेंस में तो कुछ बनाना करना होता है, एमसीक्यू में भी आता है। बात समझ आती है, नोट हो क्या, रेज पे आ जाते हैं, 2 रेज तो सीख ही ले आज। कहाँ, आप तो इसका रीजन क्या होगा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। हाँ, हमेशा नेगेटिव पार्टिकल। हाँ लिखवाएंगे ना, एनोड रेज चालू करेंगे उस
चलो थ्योरी समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, 2 पॉइंट तो कर लो, ऐसे नहीं करते, गलत बात होती है, पाप लगेगा फिर आपको। चलो, अच्छे बच्चे और प्यारे बच्चे, इतने अच्छे बच्चे कैसे क्रिएट हुई वो तो पढ़ लो। कैथोड है, टॉपिक पे ध्यान दीजिए, जब टॉपिक स्टार्ट हो गया तो बात नहीं करनी। कैथोड है, एनोड है, एक्सपेरिमेंट सेम है। अब की बार साइंटिस्ट आ गए गोल्डस्टीन, क्या नाम है, इनको भी मन किया वही एक्सपेरिमेंट हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, है ना। तो बोले थॉमसन करके बैठ गए, क्रुक्स करके बैठ गया, मैं भी करूंगा, मैं भी देखूंगा। तो चलो भाई कर लो, हैं। हाँ, इन्होंने क्या करा, कैथोड अब की बार ले लिया परफोरेटेड। कैसा कैथोड लिया, जिसमें होल्स होंगे। परफोरेटेड का मतलब होगा जिसमें होल्स होंगे, है ना, बड़े बड़े से होल्स हैं। और सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हाई वोल्टेज लगाया, कहा, गैस फिल कर दी इसमें, वैक्यूम लगा दिया, ये सब सेटअप पूरा कर दिया। चेंज क्या किया इन्होंने, बस कैथोड कैसा ले लिया, परफोरेटेड। तो जो कैथोड रेज निकल रही थी वो तो कहां से निकल रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। तो इन्होंने बोला हाँ एक रे निकल तो रही है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। लेकिन इन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व करी, इन्होंने बोला कि एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ रेज जा रही है, एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ रेज जा रही हैं। और ये जो परफोरेटेड कैथोड लिया है ना, यहाँ पे अगर हम लोग ZnS की कोटिंग कर दें, है ना, फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दें, तो परफोरेटेड कैथोड से ये जो रेज है यहाँ पीछे पर्दे पे जाकर के क्या कर रही हैं, क्या करेंगी, शाइन प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो ये जो गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट करा था, इन्होंने बोला कि कैथोड रेज तो निकलती हैं, ठीक है, थॉमसन ने बता दिया, लेकिन एक और स्पेशल रेज यहाँ पे मुझे देखने को मिली है, जो कहाँ से जाती हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं। और कैथोड क्योंकि मैंने परफोरेटेड लिया है, तो पीछे की तरफ जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी मैंने, तो जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे वो क्या कर रही हैं, शाइन प्रोड्यूस कर रही है ना। तो क्योंकि ये जो थी ये एनोड से कैथोड की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए इसको नाम दे दिया इन्होंने एनोड रेस। और ये परफोरेटेड कैथोड यूज किया था, तो कैथोड में होल्स थे ना, तो इन्होंने बोला इसको एक और नाम दे दिया, इसको बोल दिया, एक और नाम बोला, इसको हम लोग बोल देते हैं कैनाल रेस। कैनाल का मतलब होता है कोई ऐसा कैनाल जैसा स्पेस, है ना। तो इसको जो होल्स थे इसकी बेसिस पे इन्होंने इसको कैनाल रेज भी नाम दिया। और दूसरा नाम क्या दिया, एनोड से निकलती हुई लग रही थी तो क्या नाम दे दिया। तो गोल्डस्टीन ने क्या एक्सपेरिमेंट में अपने देखा, समरेस, हाँ हाँ, some rays emerges from anode and moves towards cathode and produces shine on ZnS behind perforated cathode। कुछ रेज निकली कहां से, एनोड की तरफ से,
कहाँ गई? परफोरेटेड कैथोड की तरफ। पीछे जिंक सल्फाइड की वर्क करी थी तो उस पर उन्होंने शाइन प्रोड्यूस किया। इनको क्या बोला इन्होंने? एनोड रेज, या दूसरा क्या नाम दिया? कैनाल रेज। एनोड रेज या क्या नाम दिया? कैनाल। कैनाल क्यों बोला? ये होल्स में से निकली थी ना पीछे की तरफ, अपने मन से ही नाम दे दिया मैंने। एनोड रेज या क्या नाम दिया इनको? कैनाल। मैम कैनाल तो वो भी लग रही थी कैथोड रेज, कैनाल की तरह तो। हाँ उनकी मर्जी, उन्होंने नहीं बोला। कहा? किसके बाद? बिहाइंड परफोरेटेड कैथोड कॉल्ड एनोड रेज। बिहाइंड परफोरेटेड कैथोड कॉल्ड एनोड रेज और कैनाल रेज। किससे बनी होंगी ये? कैथोड की तरफ जा रही है, कैथोड टर्मिनल होता है नेगेटिव, तो कैसे बनी होंगी ये? किस पार्टिकल से? पॉजिटिव पार्टिकल से बनी होंगी। नेगेटिव की तरफ जा रही है तो किससे बनी होंगी? ठीक है, कल इनकी और प्रॉपर्टीज करेंगे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे। फिर आएंगे अपने चैप्टर पे। अभी अपना मेन चैप्टर शुरू नहीं हुआ। ये सब क्या है? ये तो अभी ऐसे ही है। चलिए आज की क्लास होती है आपकी ऑफ। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय बाय बच्चों।